दोस्तों, मैं अपने चैनल असरुल निवासी में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर मज़ेदार कहानियां लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी के 3 भाग हैं। कृपया कहानी के सभी भागों को ज़रूर देखें। दोस्तों, अनीता अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। उसके हाथ में लैब से आई हुई प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। नीता की उम्र 35 वर्ष हो रही थी और वो 3 बेटियों की मां थी। विवाह के समय उसकी उम्र महज 19 साल की थी और शादी को साल होते ही वो मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी थी। उसकी सखियां उस पर हंसती थी कि तुमने ज़िंदगी को ज़रा भी एंजॉय नहीं किया। विवाह के मंडप से उठी तो सीधे मैटरनिटी हॉल में दाखिल हो गई तो अनीता हंसकर कहती कि मेरे पतिदेव को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे और उनके बीच आए, भले ही वो गर्भनिरोधक ही क्यों ना हो। अनीता हंसकर भले ही सहेलियों को टाल देती, पर उसका दिल ही जानता था कि उसकी आत्मा कितने अंदर तक घायल थी। बड़ी बेटी 16 साल की होने वाली थी और वो अब भी गर्भवती हो रही थी। बेटी सब कुछ समझने लगी थी। अपना फूला हुआ पेट लेकर बेटी के सामने जाते समय भी शर्माती थी। उससे नज़रें कैसे मिला पाती, पर एक ही घर में रहने के कारण पिछली बार सिर्फ 1.5 साल पहले जब उसने गर्भपात करवाया था, तब उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। भ्रूण परीक्षण के चक्कर में गर्भ 3 महीने से ज़्यादा का हो गया था। डॉक्टर ने पहले तो गर्भपात से मना कर दिया था, पर जब सौरभ ने रिक्वेस्ट की, मनचाहा फीस देने को तैयार हुआ, तब अस्पताल वालों ने सौरभ पर दया करते हुए अजन्मे शिशु को जन्म लेने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया था। शिशु का दोष सिर्फ इतना था कि वो एक्स और वाई क्रोमोसोम के गणित से अगर जन्म लेती तो वो कन्या कहलाती। सौरभ का कहना था कि तीनों बहनों को और किसी बहन की नहीं, एक आध भाई का इंतजार था। स्त्री होना कितना कष्टकारक होता है, ये किसी को जानना हो तो वो अनीता से बात कर सकता था। प्रथम गर्भावस्था के दौरान तो किसी ने प्रश्न ही नहीं उठाया था कि जन्म लेने वाले शिशु का लिंग क्या होगा। लड़का या लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों ही भगवान की देन होते हैं। 2 साल के बाद जब दूसरी बेटी के आगमन की सूचना मिली, तब पहली बार पति पत्नी के बीच ये प्रश्न उठा था कि अब क्या करें। एक तो दूसरा बच्चा आ भी जल्दी रहा था, दूसरा अगर इस बार भी फिर से लड़की हो गई, तब उस समय अनीता 22 वर्ष की और सौरभ 25 वर्ष का हो रहा था। जीवन का बहुत तजुर्बा नहीं था, कब क्या करना चाहिए ये पता भी नहीं था। जब तक मालूमात हासिल कर कुछ करने की सोचते, गर्भ को 4 महीने से ज़्यादा हो गया। उसके बाद भी भ्रूण परीक्षण कहाँ करवाना है, किससे करवाना है, कोई करेगा भी या नहीं, कुछ निश्चिंत नहीं हो पाया था कि बड़ी बेटी रीना की छोटी बहन रीमा के आने का समय हो गया। बेटी हुई सुनकर सौरभ के चेहरे पर उदासियों के बादल छा गए। गांव में रह रहे माता पिता को भी बहुत पीड़ा हुई। पिता ने मुंह पर कुछ नहीं कहा, पर मां की मार्फत सूचना मिली कि अगर गर्भावस्था के शुरुआती दौर में ही अगर पिता को ये पता चल जाता तो वो एक ऐसे सिद्ध व्यक्ति के पास नीता को ले जाते जो कुछ औषधियों के जोर पर गर्भस्थ में शिशु का लिंग परिवर्तन कर देता था। पिता के अनुसार उस व्यक्ति के आशीर्वाद से कई घरों में पुत्र की प्राप्ति हुई। सौरभ का शिक्षित विवेक इसे अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं मानता था, पर पिता से बहस कर पाना उसके बस में नहीं था। पिता एक ही बात कहते, विज्ञान जिसे सिद्ध नहीं कर पाता उसे बड़ी निर्ममता से अंधविश्वास कह देता है। अगली बार जब भी गर्भ ठहरने का संकेत मिले, फौरन माता पिता को सूचित किया जाए। इस प्रकार घर वालों की तरफ से नीता के लिए एक संदेश भी दिया गया कि जब तक पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो, उसे प्रसव वेदना से मुक्ति नहीं मिलनी थी। और तभी से अनीता ने तय कर लिया था कि उसे चिल्ड्रन फैक्ट्री नहीं बनना है। वो पति की जानकारी में आए बिना सहेली दवाई का इस्तेमाल करने लगी। 4 सालों तक वो सौरभ को एहसास भी नहीं हुआ कि नीता क्या कर रही है। बच्चियां बड़ी हो रही थी और अगले गर्भ का कोई आसार भी नहीं था। सौरभ ने नीता को गायनोलॉजिस्ट के पास चेकअप करवाने का मशवरा दिया। अनीता ने सिर्फ इतना कहा था कि उसे और बच्चा नहीं चाहिए, और फिर उसी दिन उसने सौरभ का क्रूर चेहरा देखा था। इस मामले में तेरी मर्जी नहीं चलेगी। अगर मुझे पता चला कि मुझे छुपाकर तुमने कोई दवाई खाई है या कुछ और किया तो तेरी खैर नहीं। मैं बंजर ज़मीन पर हल चलाता नहीं रह सकता।
तुझे और तेरी बेटियों को 2 मिनट में घर से बाहर करूँगा। क्योंकि नीता पहले भी पति का क्रोध देख चुकी थी। उसने झूठी कसम खाकर पति को विश्वास दिलाया कि वो सिर्फ चाहती जरूर थी, पर उसने गर्भ से बचने के लिए कोई उपाय नहीं किया था। पति के ऑफिस जाने के बाद ढूंढ ढूंढ कर अनीता ने सेली के पत्ते फेंके थे। उसी दिन उसने तौबा कर लिया था कि अब वो इन गोलियों का सेवन नहीं करेगी। पति को विश्वास दिलाने के लिए उसने उसी शाम गायनोलॉजिस्ट के पास भी गई और ट्रीटमेंट के नाम पर फीस और दवाइयाँ पर खर्चा भी किया। क्योंकि क्रोध में सौरभ हिंसक पशु बन जाता था, इसलिए पति को पशु बनने से रोकने के लिए ऐसे अनावश्यक खर्चे करना भी उसे मंजूर था। नतीजा ये निकला कि साल भर के बाद अनीता फिर से गर्भवती हुई। सौरभ की निगाह में गायनोलॉजिस्ट का मान बढ़ा। उसने पिता को सूचित किया और पिता के निर्देश पर अनीता को कुछ दिन सास ससुर के पास गांव में रहना पड़ा था। सिद्ध पुरुष ने जो निर्देश दिए थे अनीता ने पूरी निष्ठा से पूरा किया। बाद के दिनों में खुद सास के आस लगाने लगी थी कि बहू के शरीर की बनावट, बहू के पाँव व लक्षण बता रहे हैं कि इस बार लड़का ही होगा। पर रीना और रीमा के भाग्य में अभी भाई था ही नहीं। प्रसव वेदना शुरू होने का पर फटाफट अस्पताल में भर्ती कराया गया और 1 घंटे के बाद खुशी का जन्म हो गया। तीसरी बेटी की जन्म पर सौरभ के दिल पर क्या गुजरी ये तो अनीता को पता नहीं, पर उस दिन नीता खुद बहुत रोई। उसका जी चाह रहा था कि वो डॉक्टर से उसका नस्तर मांगकर खुद अपनी कोख को फाड़ दे। क्या उसकी किस्मत में बेटा पैदा करना नहीं लिखा था? एक बार तो इसकी इच्छा हुई कि नवजात शिशु को लेकर वो घर ही न जाए। अब वो सास ससुर के सामने कैसे जाएगी? पर जाना तो था ही। सौरभ पिता से कुछ कह ही नहीं सकता था, पर सिद्ध पुरुष को गालियां देने से नहीं चुका। सास ससुर को सिद्ध पुरुष पर इतना विश्वास था कि उनकी निगाह में सिद्ध पुरुष तो सही था, जरूर बहू ने ही कोई कोताही बरती थी। अनीता कल्प कर रह गई। उसके बाद सिलसिला हुआ सोनोग्राफी और अबॉर्शन का। हर साल अनीता के साथ यही होने लगा। गर्भ ठहरता अपने शहर से 300 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में पति पत्नी जाते और एक प्राइवेट क्लिनिक में अवैध तरीके से भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित भ्रूण का लिंग परीक्षण करवाते और हर बार अबॉर्शन के जरिए भ्रूण हत्या के गुनाहगार बनते। अनीता का शरीर शल नहीं होने लगा था और आत्मा उसके अंतर्मन को कुचोटती थी। अब तो छोटी बहनें भी कहने लगी थी कि दीदी बस करो, इस तरह तो तुम गंभीर रूप से बीमार पड़ जाओगी। पर पति की अभिलाषा के समक्ष वो नतमस्तक होना उसकी मजबूरी थी। इस बार जैसे ही नीता को अनुभूति हुई कि फिर से गर्भ ठहर गया है, वो मेडिकल स्टोर से प्रेग्नल केयर ले आई। इससे पहले कि वो बेटियों की नज़र से उसे दूर रखती, बड़ी बेटी ने लिफाफा देख लिया था और अब जब तक नीता वॉशरूम से बाहर आती उससे पहले ही मम्मी बाजार से क्या लाई। रीना ने लिफाफा खोल कर देख लिया। वो 16 वर्ष की हो चुकी थी और 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। विज्ञापनों के माध्यम से अब बच्चों को कम उम्र में ही बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है। रीना ने पैकेट लिफाफे में धकेला ही था कि अनीता बाथरूम से बाहर निकली। माँ बेटी की निगाहें मिली। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, पर दोनों की निगाह एक दूसरे की मन की भाषा समझ गई थी। रीना को माँ की नज़र नाराज होती दिखी, वहीं नीता को बेटी की आंखों में अपने लिए उपहास दिखा। अगली सुबह अनीता ने घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। रिजल्ट पॉजिटिव था। उसने सौरभ को बताया। सौरभ ने लैब टेस्ट करवाने की बात की और ऑफिस जाते समय खुद पैथोलॉजी सेंटर लेकर गया था। वहाँ से प्राप्त रिपोर्ट अनीता के हाथ में था और अब उसे दहशत होने लगी थी कि इस बार जाने क्या होगा। 8 महीने पहले सौरभ उसे एक ज्योतिषी के पास लेकर गया था। ज्योतिष ने ग्रह दोष बताया था और उपाय के लिए दोनों पति पत्नी को रत्न जड़ी अंगूठियाँ पहना दी थी। एक हवन करवाया गया और ग्रह शांति के लिए मंदिर में एक मंत्र का 1,28,000 बार पाठ भी करवाया गया था। सौरभ को ज्योतिषियों पर अटूट विश्वास कभी नहीं रहता, पर मरता क्या नहीं करता। जिसने उसे ज्योतिष का नाम बताया था उस आदमी पर सौरभ को पूरा विश्वास था। सौरभ इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्रोधवश चिड़चिड़ेपन में पत्नी को फटकार भी देता था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अनीता से प्यार नहीं करता था। बड़ी हो चुकी बेटी का लिहाज भी उसे था, पर पुत्र की चाह में दिल के हाथों बांधा था। इस बार उसने भी सोच लिया था कि ये आखिरी मौका है। अगर गर्भावस्था शिशु लड़का हुआ तो ठीक है, नहीं तो इस बार गर्भपात के साथ साथ अनीता की नसबंदी भी करवा देगा। सौरभ ने पूर्व परिचित सोनोग्राफी सेंटर पर बात की। पहले तो वो आनाकानी करता रहा, फिर कुछ दिन बाद की एक तारीख बताई। सौरभ के पिता अब इस नश्वर संसार में नहीं रहे थे। सौरभ ने अपनी माँ को गांव में से बुलाया
ताकि बेटियों के साथ कोई अभिभावक घर पर रहे। पति पत्नी ट्रेन से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर की ओर प्रस्थान कर गए। दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। दूसरा भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रूली वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानी बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकालकर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।